राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 41 41वां होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत कार्य से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको मिल सके, अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में कब प्रारंभ किया गया? तो ये स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था आजादी के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम चलाया गया भारत में, वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम या सीडीपी था। क्या था? सीडीपी था। सीडीपी का फुल फॉर्म था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब चलाया गया था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर आपने उस चैप्टर को देखा होगा तब आसानी से सवाल को आंसर दे पा रहे होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को विशाल ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के रूप में 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों की स्थापना के साथ प्रारंभ किया गया। 55 विकास खंड मतलब ब्लॉक बनाए गए पूरे भारत में। और 2 अक्टूबर क्योंकि गांधी जी की जयंती थी और गांधी जी जो थे ग्रामीण स्वशासन के पक्षधर थे, इसलिए 2 अक्टूबर 1952 से 55 विकास खंडों में सीडीपी प्रोग्राम को शुरू किया गया। तो पहले का जो आंसर हुआ हमारा आंसर बी, वर्ष 1952 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? जो सीडीपी चला था 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकास खंडों में, तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों चलाया गया था? ये ग्रामीणों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्रामीणों के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए। तो सारी जो ऊपर के ABC ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। ग्रामीणों को संपूर्ण रूप से विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्टिंग में 55 विकास खंडों में चलाया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? एक जिला योजना समिति है, तो ये किससे संबंधित है? इससे संबंधित है मतलब ग्रामीण पंचायतों से, नगर निकायों से। तो जिला योजना समिति जो है वह नगर निकाय का पार्ट है। तो कौन से में किया गया होगा? 73वां ग्राम पंचायत संबंधित है। 74वां हमारा जो किससे संबंधित है? 74वां नगर निकायों संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी से योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है? अगर आपने जब देखा होगा, हम पंचायत की समितियां पढ़ रहे थे, तो उसमें कितनी समितियों का जिक्र किया गया है। तो कुल जो समितियां होती हैं पंचायती राज व्यवस्था में, जब ग्राम पंचायत का प्रधान चुन लिया जाता है तो उस गांव में 6 समितियां बनाई जाती हैं। कितनी समितियां बनाई जाती हैं? 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिनका नाम है नियोजन एवं विकास समिति पहला, दूसरा है शिक्षा समिति, तीसरा है निर्माण कार्य समिति, चौथा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, पांचवा है प्रशासन समिति और छठा है जल प्रबंधन समिति। इस 6 प्रकार की समितियों का वहां पर निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है ग्राम पंचायत के चुने जाने के बाद। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंचायत स्तर पर गठित होने वाली भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अगर आप जाएंगे तो एक चैप्टर पूरा इस पे बना हुआ, एक वीडियो है पूरा इस पे कि कौन कौन किस समिति का कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे आरक्षण लागू होता है, उसका कार्य क्या होता है, पूरा उस वीडियो में बनाया गया है। तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल पंचायत स्तर पर गठित होने वाली भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भूमि प्रबंधन समिति बनाई गई है हमारी
उसकी जो पंचायत स्तर पर गठित हुई है उसका अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान ही होता है। जो ग्राम समाज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के समुचित प्रबंधन एवं देखभाल का दायित्व निभाती है। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एवं सचिव लेखपाल होते हैं। ठीक है, तो कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, उसके बाद सभी सदस्य उसमें बने रहते हैं। लेखपाल भी होता है, पंचायत सचिव भी होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि जिसकी पंचायत भवनों और स्कूलों में सूचना प्रकाशित करनी है के लिए कौन जिम्मेदार है? अब जो भी ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि है, पंचायत भवनों और स्कूलों में सूचना प्रकाशित करनी है, तो कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? जो सरकार द्वारा नुमाइंदा भेजा गया है गांव में, हर गांव में, तो कौन है? वो पंचायत सचिव है। तो पंचायत सचिव का यह मेन काम है, प्रत्येक सहायक विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि की सूचना ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जो वह पंचायत सचिव को उपलब्ध करवाता है। पंचायत भवनों और स्कूलों में यह सूचना प्रकाशित करने के लिए पंचायत सचिव जिम्मेदार होता है। जो सहायक विकास अधिकारी होता है इसे यह है ईडीओ पंचायत इसे बोलते हैं, और यह सेक्रेटरी है हमारा, जो प्रधान गांव में होता है हर गांव में। और ये सहायक विकास अधिकारी जो ईडीओ होता है ब्लॉक में बैठता है। तो सबसे पहले इसे मेल आता है, इसे मतलब सूचना मिलती है, तो ये हर गांव के पंचायत सचिवों को देता है और पंचायत सचिव अपने अपने गांव के पंचायत भवन या जो सरकारी स्कूल है उसमें सूचना प्रकाशित करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF का उद्देश्य क्या है? जो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि दी जाती है सरकार द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना। दूसरा ऑप्शन है पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है पंचायतों का निर्वाचन करना। और चौथा ऑप्शन है स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। तो जो इसका मानना है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि इसीलिए दिया जाता है कि स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में क्रिटिकल गैप को भरना। जो ओबीसी समुदाय है और जो मतलब मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए अनुदान दिया जाता है कि यह मुख्य धारा से जुड़ सके और सबका समुचित विकास हो सके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? अब ये जो बनाया गया पिछड़े जातियों के लिए जो उत्थान के लिए बनाया गया है पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एक इनका बनाया गया है, तो उसको जो फंड आता है वो कहाँ से आता है? पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश से आता है, या पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से आता है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से आता है, या वित्त आयोग से आता है? जो भी फंड आता है वो कहाँ से आता है? जिसके मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं पंचायती राज मंत्रालय के, वहां से पंचायत क्षेत्र अनुदान निधि आता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बेसिक ग्रांट निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? बेसिक ग्रांट किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? चार ऑप्शन है, जल आपूर्ति, स्वच्छता, मल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या उपयुक्त। तो जो बेसिक ग्रांट मिलता है ग्राम पंचायतों को, जल आपूर्ति के लिए भी मिलता है, स्वच्छता के लिए मिलता है, मल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मिलता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त, सभी जो है सही ऑप्शन ऊपर के हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार बेसिक ग्रांट जल आपूर्ति, सेप्टेज मैनेजमेंट सहित स्वच्छता, मल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सामुदायिक संपत्ति का प्रबंधन, सड़क की मरम्मत, स्ट्रीट लाइटिंग एवं दाह संस्कार जैसी मूल सेवाओं के लिए जारी किया जाएगा। इतने चीजों के लिए बेसिक ग्रांट उपलब्ध कराया जाता है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा। तो आपने यहाँ तक देखा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए बेसिक ग्रांट जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किस अनुपात में जारी किया जाता है? जो बेसिक ग्रांट है वो जनसंख्या के हिसाब से कितना मिलता है और क्षेत्रफल के आधार पर कितना मिलता है, इसको देखते हैं हम। तो इसका जो सही जवाब है वह 90-10 के रेशियो में मिलता है। 90 अगर जनसंख्या देख के मिलता है और
आपका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा है, छोटा है, उसको देख के केवल 10% ही आवंटन किया जाता है। बाकी का जो बेसिक ग्रांट आवंटन किया जाता है वह जनसंख्या को देख के दिया जाता है। जिस प्रकार से जनसंख्या होगी आपकी, उतना फंड आपके गांव को दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ, उनका उद्देश्य क्या है? विकास योजना का उद्देश्य उनके क्या है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना। तो जो डी ऑप्शन है, संपूर्ण रूप से विकास अगर किसी भी चीज का होता है तो उसे विकास, विकासशील, विकसित बोला जाता है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? 3 ऑप्शन है, उसके बाद हमें चुनना है उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। अब ग्राम पंचायत विकास योजना की मतलब इसीलिए बनाई गई है, जितने भी उस ग्राम सभा में लोग रह रहे हैं उनका जो विकास होगा, जब वो पढ़ेंगे तो जो निर्णय लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे तो उन्हें मतलब अपने निर्णय पर उन्हें खुशी होगी और अच्छे निर्णय ले सकेंगे अगर वो पढ़े लिखे होंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी। अगर विकास कार्य ज्यादा होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो कार्यों में उन्हें पारदर्शिता लानी पड़ेगी जो भी काम कर रहा होगा वहाँ, और उत्तरदायित्व भी उनकी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राम की जो जनता है, गाँव की जो जनता है, वह होशियार है और पढ़ी लिखी है। तीसरा है, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास होगा। तो यह भी बिल्कुल बात सही है। किसी भी गांव का अगर विकास होता है तो उस तीनों, सामाजिक में भी विकास होगा, उसका आर्थिक में भी विकास होगा और व्यक्तिगत विकास भी होगा ही। तो इसमें इनमें से जो तीन सभी ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3, तो जो ऑप्शन होगा उसे हम चुनेंगे, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही थे, इनमें से सभी सही थे, इसलिए हम डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। चलिए डी ऑप्शन क्लिक हो जाए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? जो ग्राम पंचायत विकास योजना बनाई जाती है उसके कुल कितने चरण हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं? तो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल 5 चरण हैं। कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को प्रदेश के सभी पंचायतों में वर्ष 2015-16 से लागू किया गया है। तो यही विकास योजना है। जो 5 विकास योजना है उनकी बात हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, और उन 5 की बात आपको करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ कितने चरण है विकास योजना के? तो 5 चरण है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? अब कौन सा चरण है विकास योजना का जिसमें संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान किया जाता है? तो ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। पहले चरण में क्या होता है? तो पहले चरण में वातावरण का निर्माण होता है, दूसरे चरण में पारिस्थितिक विश्लेषण होता है, तीसरे चरण में आवश्यकता और समस्याओं की पहचान होती है एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है, और चौथे चरण में हमारा संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान किया जाता है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ? चौथे चरण में यह किया जाता है संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख है? तो अभी तक हमने चौथे तक देखा था, अब देखते हैं। तो जो 5वें में बात की गई है, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की बात की गई है, किस चरण में की गई है? तो 5वें चरण में की गई है। और कुल कितने चरण हैं? तो आप कहेंगे कुल 5 चरण है। कितने चरण है? तो कुल 5 चरण है। तो 5वें में क्या है? तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 5वां चरण।
तो आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कितने चरण में क्या होता है, कौन चरण में क्या होता है। तो पहले चरण में वातावरण का निर्माण होता है, यह बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, तो यह गलत नहीं है। दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण होता है, तो यह गड़बड़ है। तो यह गड़बड़ है क्योंकि तीसरे चरण में हमारा समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण होता है। चौथे चरण में क्या होता है, तो ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। और पांचवें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मतलब बताई जाती है, उसकी की जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे चरण में बजट का विश्लेषण नहीं होता है। तीसरे चरण में समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो तीसरा चरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसे हम पीएमजीएसवाई भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2004 को, 25 दिसंबर 2002 को, 25 दिसंबर 2003 को या 25 दिसंबर 2000 को? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों को तथा पर्वतीय एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को मौसमी सड़कों से जोड़ना था। मतलब हर गांव को हर गांव से जोड़ना था पक्की सड़क द्वारा। इसलिए मौसमी सड़क इसलिए बोला जा रहा है कि किसी मौसम में यह रोड खराब नहीं होती है। तो 25 दिसंबर क्यों चुना गया था? तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी 25 दिसंबर 2000 को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में योगदान है कितना रुपया केंद्र सरकार देती है, कितना राज्य सरकार देती है, आपको यह बताना है। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो भी कार्य कराए जाते हैं उसके लिए 60% रुपया केंद्र सरकार देती है और 40% रुपया राज्य सरकारों को देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? तो 60% केंद्र सरकार को, 40% राज्य सरकार को। इसमें आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया था सन 2000 में, तो पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना थी, मतलब 100 के 100% केंद्र सरकार ही देती थी, जिसे 2015-16 में बदल कर केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के 90-10 में कर दिया गया। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आई 2014 के बाद, तो उन्होंने 2015-16 में से 60-40 का रेशियो बना दिया। 60 केंद्र देगी, 40 राज्य देगी। और हिमालय जो राज्य, हिमालयी राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में 90% केंद्र देगी और 10% किसे देना पड़ेगा? तो 10% देना पड़ेगा राज्य सरकारों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो इंदिरा आवास योजना है इसकी शुरुआत 1985-86 में की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75-25 और केंद्र शासित प्रदेश में 100 के 100% केंद्र शासित प्रदेशों में 100 के 100% केंद्र सरकार करती है। पर 1 अप्रैल 2013 से यह अनुपात 50-50 का हो गया है। इस योजना का पुनर्गठन वर्ष 1999-2000 में किया गया था। तो कब इसका गठन किया गया? 1985-86 में। कब किया गया? 1985-86 में। ये देखते हैं अगले प्रश्न को और आज के आखिरी प्रश्न को। उसके बाद हम कल के वीडियो में और 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो PMAY स्लैश है, स्लैश नहीं है, जी से ग्रामीण है, नामक पुनर्गठित ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? PMAY-G नामक पुनर्गठित ग्रामीण योजना की शुरुआत तो आपको बताना है 2016 में की गई थी। जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो उन्होंने ही इसकी शुरुआत 2016 में की थी। 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G नामक पुनर्गठित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के लिए वित्तीय बजट वर्ष 2023-24 में
54,487 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य था कि मार्च 2022 के अंत तक उन सभी ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पक्का घर उपलब्ध कराना जो बेघर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, या कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे हैं। इस योजना में हिस्सेदारी मैदानों में 60-40 तथा उत्तर पूर्वी राज्यों तथा हिमालयन राज्यों में 90-10 अनुपात में होगी। जिस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में था 60-40 का रेशियो केंद्र और राज्य सरकार के बीच, उसी प्रकार जिसमें भी है, और 90-10 उसमें भी था और 90-10 इसमें भी है उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए। तो आपने यहाँ तक क्वेश्चनों को देखा, उम्मीद हो आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।